एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसका क्रम संख्या 6 है। आज हमें प्रैक्टिस सेट 6 हल करना है और जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि इसमें हम हर प्रैक्टिस सेट में 25-25 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि थिंकर, थॉट और संविधान तीनों टॉपिक के प्रश्न को हम शामिल करते हैं। और ये आपकी 2022 में होने वाली टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षाओं को ध्यान में रख के ये सारे प्रश्न हम बना रहे हैं और इन सबको हम हल कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करें इन प्रश्नों की। और इन प्रश्नों को हल करने से कई बार क्या है, एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न आपको मिल जाते हैं, तब आप इसको हल कर लेते हैं। और बहुत से प्रश्न ऐसे भी मिल जाते हैं जो इनकी व्याख्या के द्वारा आपके लिए नए नए प्रश्न निकल के आते हैं और उस तरह के प्रश्नों को भी हल करने में आप सक्षम होते हैं। तो चलें शुरुआत करें। पहला प्रश्न क्या है? प्लेटो ने किसके साम्यवाद का समर्थन किया है? प्लेटो ने किसके साम्यवाद का समर्थन किया है? विकल्प ए संपत्ति, बी पत्नियां, सी दोनों और डी दोनों में से किसी के नहीं। वास्तव में प्लेटो का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य था आदर्श राज्य की स्थापना करना। और आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए उसने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए और इस पे हमने विस्तार से चर्चा की है। वीडियो हमारे YouTube पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक दिया उसने न्याय सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, और दूसरा दिया उसने शिक्षा योजना, शिक्षा योजना, और तीसरा साम्यवाद। वह क्या कहता था कि इस जो शिक्षा योजना उसकी थी उसके द्वारा उसका लक्ष्य था श्रेष्ठ नागरिक तैयार करना। और जब श्रेष्ठ नागरिक तैयार हो जाएंगे तो फिर क्या स्थिति होगी कि वे सारे नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और उससे समाज में न्याय उत्पन्न होगा। न्याय सिद्धांत में उसने यही बताया है। और वो कहता है कि लेकिन अगर इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ लेना है तो इसके लिए जरूरी है कि सैनिक और शासक वर्ग दोनों के लिए चाहिए कि ना तो वो संपत्ति रखें और ना ही विवाह करके परिवार बसाएं, ना ही संपत्ति रखें और ना ही विवाह करके परिवार बसाएं। इस तरह से उसने अभिभावक वर्ग में किसको शामिल करता है? सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों के लिए उसने जो साम्यवाद की कल्पना की, साम्यवादी व्यवस्था की कल्पना की, वो क्या थी? संपत्ति के साम्यवाद और पत्नियों या परिवार के साम्यवाद की। वो कहता था अभिभावक वर्ग में कोई भी पुरुष और कोई भी महिला आपस में विवाह नहीं करेंगे और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री का पति होगा और प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष की पत्नी होगी। इस तरह से इस व्यवस्था में क्या होगा कि ना उनके पास संपत्ति होगी ना उनका अपना परिवार होगा। तो फिर वो इस शिक्षा के द्वारा जो श्रेष्ठ गुण उनमें आएंगे वो बने रहेंगे और वो किसी भी प्रकार के लालच और स्वार्थ में पड़ के अपने उद्देश्यों से भटकेंगे नहीं और इस तरह से वास्तव में वह समाज आदर्श समाज या आदर्श राज्य बन जाएगा। तो प्लेटो ने जो साम्यवाद की बात की वो किसकी की? संपत्ति के साम्यवाद की और पत्नियों के साम्यवाद की। ये दोनों प्रकार के साम्यवाद की उसने बात की। इसका मतलब ये आंसर होगा इसका सही दोनों। प्लेटो इन दोनों प्रकार के साम्यवाद का उल्लेख करता है। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह किसने कहा है? आपसे पूछा गया है कि यह स्टेटमेंट किसका है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। विकल्प ए मार्क्स, विकल्प बी हीगल, विकल्प सी हॉब्स और विकल्प सी रूसो। वास्तव में ये स्टेटमेंट किसका था? हॉब्स का था। और हॉब्स ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? क्योंकि हॉब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था और उस गृह युद्ध के कारण हॉब्स को भागना पड़ा था और वो भाग के फ्रांस चला गया था। तो हॉब्स देखता था कि उस गृह युद्ध के बाद वहाँ जो व्यवस्था आई, गणतंत्रीय व्यवस्था, क्रॉमवेल के नेतृत्व में, वास्तव में इंग्लैंड में वर्तमान समय में क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है और लोकतंत्र है।
लेकिन इंग्लैंड में कुछ समय के लिए गणतंत्र भी आया था, गणतंत्री व्यवस्था आई थी, और वो उस गृह युद्ध के बाद आई थी। तो वह क्या, उसने देखा कि उसके द्वारा जो नई व्यवस्था उत्पन्न हुई, नई व्यवस्था आई, उस व्यवस्था में अराजकता की स्थिति थी काफ़ी हद तक। इसीलिए हाब्स ने जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत दिया है, उसके पहले उसने जो प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है, उसमें उसका मानव किस तरह का है, जो भयभीत है, जो दीनहीन है, ऐसी कल्पना वो क्यों करता है? क्योंकि वो अपने जीवन काल में देखता है कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अगर केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत मजबूत ना हो। तो वो कहता है कि जो सबसे निकृष्ट राज्य होगा, जहाँ पे पूरी की पूरी शासन व्यवस्था सुदृढ़ होगी, वो उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होगा। अराजकता किसी भी तरह से अच्छी नहीं होगी, चाहे वो कितनी ही उत्कृष्ट मानी जाए, वो कभी भी अच्छी नहीं होगी, और वो इस निकृष्ट राज्य से भी खराब होगी, अर्थात निकृष्ट राज्य भी उस अराजकता से अच्छा होगा। ये कहा था हॉब्स ने। तो इसका आंसर है विकल्प सी। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें। अगला प्रश्न क्या है? सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? विकल्प ए अरस्तु, विकल्प बी मैकियावेली, विकल्प सी मॉन्टेस्क्यू और विकल्प डी लॉक। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, सर्वप्रथम किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किया था अरस्तु ने। किस तरह से किया था, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। अरस्तु कहता था कि जो शासन व्यवस्था होती थी, या राज्य होता था, या सरकार होती थी, उसका सबसे प्राचीनतम स्वरूप जो होता था वो था राजतंत्र। वो कहता है सबसे प्राचीनतम स्वरूप होता था राजतंत्र। और ये व्यवस्था कैसी होती थी? जिसमें एक व्यक्ति राजा होता था और सारी शक्तियां उसमें निहित होती थी, और वो व्यक्ति जो शासन करता था वो जनता के हितों के लिए करता था, ना कि अपने हितों के लिए। अर्थात यहाँ पर उसकी राजतंत्रात्मक व्यवस्था कैसी है? काफ़ी हद तक प्लेटो के आदर्श राज्य की तरह है, या प्लेटो के दार्शनिक शासक की तरह ये राजा है। वो कहता है कि इसमें जनता के हितों में कार्य करता था शासक, और इसमें जनता सुखी रहती थी, अर्थात ये बहुत ही अच्छा राज्य होता था, अच्छी शासन व्यवस्था होती थी। लेकिन अरस्तु कहता है कि समय बीतने के साथ में इसमें दोष आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे अगली पीढ़ियों के जो शासक आते हैं, वे शासक क्या करते हैं? जनता के हितों में कार्य न करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करने लगते हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है निरंकुश तंत्र में। ये हो जाती है निरंकुश तंत्र में। और फिर क्या होता है? वो कहता है निरंकुश तंत्र जो होता है, इसमें जनता का बहुत अधिक शोषण होता है, और जब जनता का शोषण होता है तो फिर जनता क्या करती है कि वो शासक को बदलने का प्रयास करती है। शोषण किस तरह से हो रहा है? ये जो शासक होते हैं यहाँ पे निरंकुश तंत्र में, वो जनता के हितों में काम न करके अपने हितों में कार्य करते हैं। तो अरस्तु कहता है कि फिर इस निरंकुश तंत्र को बदलने का प्रयास जनता करती है, और वह कुछ योग्य लोगों को सत्ता सौंप देती है, और इसको उसने क्या कहा? कुलीन तंत्र। कहा कि ये कुलीन तंत्र होता है। और कुलीन तंत्र में क्या स्थिति रहती है कि कुछ योग्य लोग सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, और उसमें जनता का समर्थन रहता है, और ये योग्य लोग जो होते हैं, इनका जो समिति होती है, ये शासन करती है, और ये शासन जनता के हितों के लिए करती है, ना कि अपने हितों के लिए। अर्थात इसमें शासक वर्ग जो है वो जनता के हितों को ध्यान में रख के शासन करता है। लेकिन अरस्तु कहता है कि समय के साथ इसमें भी दोष उत्पन्न हो जाता है, और कुलीन तंत्र जो होता है वो बदल जाता है अल्पतंत्र में। वो कहता है ये अल्पतंत्र में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है अल्पतंत्र में? क्योंकि शासन करने वाले कुछ लोग यहाँ भी हैं और कुछ यहाँ भी हैं। बहुसंख्यक जनता का शासन ना तो कुलीन तंत्र है ना अल्पतंत्र है। दोनों में अंतर क्या है? कुलीन तंत्र में शासक वर्ग जनता के हितों के लिए कार्य करता है, लेकिन अल्पतंत्र में शासक वर्ग केवल अपने हितों के लिए कार्य करने लगता है। तो यहाँ फिर जनता का शोषण शुरू हो जाता है। और फिर अरस्तु कहता है कि इसके बाद जनता शासन कार्य स्वयं संभाल लेती है, अर्थात अब बहुसंख्यक जनता का शासन हो जाता है, और इसे उसने कहा मध्य वर्ग तंत्र। मध्य वर्ग तंत्र, और इसी को वो कहता है पॉलिटी।
इसी मध्य वर्ग तंत्र को उसने पॉलिटी कहा, और वो कहता है कि इसी मध्य वर्ग तंत्र या पॉलिटी में स्थिति क्या रहती है कि स्वतंत्रता समानता की स्थिति रहती है और जनता के हित में कार्य होता है। लेकिन अरस्तू कहता है कि आगे चलकर इस पॉलिटी में या मध्य वर्ग तंत्र में फिर से दोष उत्पन्न हो जाते हैं और शासक भले बहुसंख्यक जनता द्वारा चुने जा रहे हैं, लेकिन वे अपने हितों में कार्य करने लगते हैं, जनता के हितों में नहीं। तो फिर ये व्यवस्था क्या कहलाती है? लोकतंत्र। उसने कहा ये व्यवस्था कहलाती है लोकतंत्र। अर्थात वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है वो उस तरह का नहीं, वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है विश्व के अधिकांश देशों में, उसकी तुलना की जा सकती है अरस्तू के मध्य वर्ग तंत्र से। वो कहता है अरस्तू कि जब लोकतंत्र में जनता का शोषण चरम पे पहुंच जाता है तो जनता फिर क्या करती है कि पीड़ित रहती है, और उस समय कोई एक योग्य व्यक्ति होता है जो कि सत्ता पे कब्जा कर लेता है और जनता इसको समर्थन दे देती है, और ये व्यवस्था क्या कहलाती है? राजतंत्र। तो इस तरह से उसने सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण कितने भागों में किया? 6 भागों में किया। राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र, मध्य वर्ग तंत्र और लोकतंत्र, इतने में उसने वर्गीकरण किया। और वो कहता है कि ये व्यवस्था निरंतर परिवर्तित होती रहती है चक्राकार रूप में, अर्थात विश्व की शासन व्यवस्थाएं इन्हीं 6 प्रकार से निरंतर बदलती रहती हैं। इस पे और विस्तार से विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, उस पे हमने इन सब पे वीडियो बना दिए हैं, तो आप वहां पे इन सबको विस्तार से देख सकते हैं कि अरस्तू का शासन का वर्गीकरण क्या है, सरकार का वर्गीकरण क्या है, या अन्य टॉपिक्स पे जो कुछ उसके सिद्धांत हैं उस सब पे विस्तार से आप हमारे ऐप पे वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, अरस्तू। अब आइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकल्प ए मिल, विकल्प बी मार्क्स, विकल्प सी ग्रीन और विकल्प डी मैकियावेली। ये आपको बताना है कि ये राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था ग्रीन ने। ये ग्रीन ने प्रतिपादित किया था राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत। अब आ जाएं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, ये किसने कहा था? अर्थात राज्य को निगम किसने माना है, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न। और विकल्प क्या है? ए लास्की, बी मैकाइवर, सी गिर्यक और डी मैटलैंड। ये प्रश्न पूछा गया है कि किसने राज्य को निगम माना है, राज्य का स्वरूप निगम के समान है, ये किसने कहा है? मैकाइवर ने। ये स्टेटमेंट था मैकाइवर का। मैकाइवर राज्य को एक निगम के समान मानता है, अर्थात वह राज्य को एक समिति मानता है। ठीक, आगे चलें। प्रश्न नंबर 6। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख कौन था? मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख कौन था? विकल्प ए सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, बी सबसे बड़ी महिला सदस्य, सी कभी पुरुष कभी महिला और डी शासक द्वारा नियुक्त पारिवारिक सदस्य। वास्तव में क्या स्थिति होती है कि जो परिवार होते हैं, परिवार कई प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं, जैसे पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार, पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार, पितृस्थानीय परिवार और मातृस्थानीय परिवार। इस तरह से उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। अंतर क्या होता है? अंतर को हम जरा समझ लें, अपने आप इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। पितृसत्तात्मक और दूसरा मातृसत्तात्मक। दूसरा पितृवंशी, पितृवंशी ये ऐसे लिखा जाएगा पितृसत्तात्मक, और दूसरा फिर इसके नीचे क्या है? पितृवंशी और
इसका विपरीत क्या होगा? मातृवंशी, मातृवंशी। और तीसरा क्या होगा? पितृस्थानी, पितृस्थानी। और ये क्या होगा? मातृस्थानी। और भी वर्गीकरण विस्तार से हो सकता है, लेकिन इतना समझ लेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पितृस्थानी परिवार कैसा होता है? जिसमें विवाह के बाद नव दंपत्ति उस पुरुष के घर रहते हैं या पति के घर रहते हैं, वो कहलाता पितृस्थानी। विवाह होने के बाद में नव दंपत्ति जब पति के घर रहते हैं, पति पत्नी उस पति के घर रहते हैं, तो ये कहलाता पितृस्थानी। और अगर पति पत्नी उस पत्नी की माता के घर रहते हैं तो फिर वो कहलाता है मातृस्थानी। पितृवंशी का मतलब क्या होता है? जहां पर वंश पुरुष की तरफ से चलता है या पिता की तरफ से चलता है, वो कहलाता है पितृवंशी। और मातृवंशी क्या होता है? जहां वंश माता की तरफ से या स्त्री की तरफ से चलता है, वो कहलाता है मातृवंशी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक का अंतर है। प्रश्न आपका यहीं से है। पितृ सत्तात्मक का अर्थ होता है कि जहां परिवार का मुखिया सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य हो, और मातृ सत्तात्मक का अर्थ होता है जहां परिवार की मुखिया सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य हो। जहां परिवार की मुखिया सबसे बड़ी महिला सदस्य हो, वो कहलाता है मातृ सत्तात्मक परिवार। अर्थात सत्ता महिला के हाथ में है, ऐसा परिवार कहलाता है मातृ सत्तात्मक परिवार। और सत्ता कहाँ होती है? सबसे बड़ी महिला सदस्य के पास होती है। तो इसका आंसर होगा विकल्प बी। अब आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है? निम्न में से कौन समाज और राज्य में भेद करता है? विकल्प ए पैरेटो, विकल्प बी मैकाइवर, विकल्प सी दोनों, और विकल्प डी दोनों में से कोई नहीं। वास्तव में समाज और राज्य में भेद किसने किया है? मैकाइवर ने किया है। मैकाइवर ने समाज और राज्य में भेद किया है। ठीक, अब अगले प्रश्न पे आना है हमें। प्रश्न नंबर 8, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं बल्कि सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं बल्कि सर्वोच्च समुदाय है। विकल्प ए मैक्सी, विकल्प बी डनिंग, विकल्प सी फोस्टर, और विकल्प डी अरस्तु। ये किसका कथन है? ये पूछा गया है कि राज्य केवल एक समुदाय नहीं है बल्कि ये सर्वोच्च समुदाय है। और इसके बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा वीडियो पड़ा है, अरस्तु की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। अरस्तु क्या कहता था कि मनुष्य अपने आप में अपूर्ण है, उसकी सारी आवश्यकताएं वो स्वयं पूरा नहीं कर सकता, इसी कारण वो बहुत से समुदाय बनाता है। और जिसमें से सबसे पहला समुदाय कौन सा होता है? परिवार। और वो कहता है परिवार में मनुष्य की सब आवश्यकताएं पूरी नहीं होती बल्कि कुछ ही पूरी हो पाती हैं, तो परिवार विकास कर जाता है ग्राम में। और ग्राम में मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन सभी आवश्यकताएं यहाँ भी पूरी नहीं होती, तो ग्राम विकास कर जाता है राज्य में। वो कहता है कि राज्य में क्या स्थिति होती है? मनुष्य की सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत अन्य बहुत से समुदाय होते हैं, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, विभिन्न तरह के समुदाय इसके भीतर समाहित रहते हैं। ये कहता है अरस्तु। तो उसने कहा कि ये राज्य पूर्ण समुदाय है और ये सर्वोच्च समुदाय भी है, क्योंकि ये सभी समुदायों पर नियंत्रण रखता है। तो इस तरह से अरस्तु ने राज्य को सर्वोच्च समुदाय माना है। और यही आपसे पूछा गया है कि कौन कहता है राज्य केवल समुदाय नहीं है बल्कि सर्वोच्च समुदाय है? ये कहता है अरस्तु। अरस्तु कहता है इस बात को। ठीक, अब आए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा का अधिकार देता है। हॉब्स संप्रभु को व्यक्ति की अवज्ञा हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा का अधिकार देता है। ये किस स्थिति में देता है? ये पूछा गया है, क्योंकि हॉब्स किस तरह के राज्य की बात कर रहा है या उसका संप्रभु किस तरह का है? निरंकुश है। हॉब्स का संप्रभु निरंकुश है। वो कानूनी संप्रभुता की बात कर रहा है और उसका संप्रभु जो है निरंकुश है, लेकिन वो व्यक्ति को संप्रभु के आदेशों की अवज्ञा
का अधिकार देता है एक विशेष स्थिति में। वो विशेष स्थिति क्या होगी, ये 4 विकल्पों में आपको दिया गया है। आपको ये ढूंढना है कि वह विशेष स्थिति कौन सी है जिसमें हाब्स किसी भी व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा का अधिकार दे रहा है। और विकल्प ये है आत्मरक्षा के लिए, विकल्प बी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, विकल्प सी शोषण को दूर करने के लिए, और विकल्प डी अन्याय को दूर करने के लिए। वास्तव में वो कब दे रहा है संप्रभु की अवज्ञा का अधिकार? आत्मरक्षा के लिए दे रहा है, आत्मरक्षा के लिए दे रहा है, बाकी के लिए नहीं दे रहा है। केवल इस स्थिति में वो व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो संप्रभु की अवज्ञा कर सकता है। तो इसका आंसर होगा विकल्प ए। अब अगले प्रश्न पे आना है, प्रश्न नंबर 10। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? कौन सा कथन? प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। ये किसका कथन है? विकल्प है ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी इनमें से कोई नहीं। ये स्टेटमेंट है रूसो का। रूसो ने कहा है कि व्यक्ति जब समझौता होता है तो सबके हाथों में अपने को समर्पित करता है, और लेकिन वास्तविक स्थिति रहती है कि वो किसी के हाथ में अपने को समर्पित नहीं करता है। तो इस पे विस्तार से जानने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उस पे हम इस पे बहुत सी क्लासेस ले रहे हैं और उसमें इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से समझा रहे हैं। तो ऐप को डाउनलोड करके उस पे जो वीडियो है हमारे उनको देख सकते हैं आप, और इस पे विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। आप आए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11, सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? और विकल्प ए है हॉब्स, बी है लॉक, सी है रूसो और डी है उपर्युक्त तीनों। सामाजिक संविदा का लेखक कौन है मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक कौन है? किसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक ग्रंथ लिखा है? और ये है रूसो। रूसो ने लिखा था ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका लेखक है रूसो। अब अगले प्रश्न पे आना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है, और विकल्प है किस चीज का वर्णन करता है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, वास्तव में 3 है और चौथा क्या है? इनमें से किसी का नहीं। तो आपको ये बताना है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो किसका वर्णन कर रहा है? विकल्प ए राज्य के स्वरूप का, विकल्प बी राज्य के कार्यों का, सी राज्य की उत्पत्ति का और डी इनमें से किसी का नहीं। तो वास्तव में सामाजिक समझौता सिद्धांत है जो वो हॉब्स, लॉक, रूसो ने दिया है। और किस लिए दिया है? राज्य की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए, उसको व्याख्यायित करने के लिए कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके लिए उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत वास्तव में राज्य की उत्पत्ति का वर्णन कर रहा है। इसका आंसर होगा विकल्प सी। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। क्या पूछा गया है? 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? विकल्प ए राजगोपालाचारी, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विकल्प डी महात्मा गांधी। बहुत आसान प्रश्न है और ये संविधान का प्रश्न है, संवैधानिक विकास का प्रश्न है कि 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी थी तो किसके नेतृत्व में बनी थी? तो वास्तव में इसमें इसके जो सभापति थे इस अंतरिम सरकार के थे, ये सभापति कौन थे? गवर्नर जनरल। सभापति किसको बनाया गया था? गवर्नर जनरल को। और उस समय बॉवेल गवर्नर जनरल थे। और इसका उपसभापति बनाया गया था, उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इस सरकार के मुखिया थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्थिति उपसभापति की थी। तो इसके मुखिया कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगले प्रश्न पे आना है। अगला प्रश्न कौन सा है? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ये ऐसा प्रश्न है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, भारत का संविधान किसने बनाया? विकल्प ए BN राव ने, विकल्प बी BR अम्बेडकर ने, विकल्प सी संविधान सभा ने और विकल्प डी भारत की जनता ने। तो
तो आपको इसका आंसर कर देना है कि भारत का संविधान किसने बनाया, इसका निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने। भारत के संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने। बी आर अम्बेडकर ने क्या किया? बी आर अम्बेडकर उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिस प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप बनाया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसी प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप बनाया। और बी एन राव कौन? ये इन्होंने भारत के संविधान का पहला प्रारूप बनाया। पहला प्रारूप। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया था? बी एन राव ने, जो कि संविधान सभा के विधिक सलाहकार थे। और बी आर अम्बेडकर उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसने भारत के संविधान का प्रारूप बनाया। और भारत का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। ठीक, अब इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है 15वां। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। विकल्प ए 13 दिसंबर 1946, विकल्प बी 22 जनवरी 1947, विकल्प सी 15 अगस्त 1947 और विकल्प डी 26 नवंबर 1949। ये प्रश्न पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? पेश तो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, इस तिथि को प्रस्तुत किया गया था। इस तिथि को पारित नहीं किया गया था, पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इस तिथि को पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब उसके बाद में अगले प्रश्न पे आ जाना है हमें। प्रश्न नंबर 16। संविधान में समानता के अधिकारों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है? समानता के अधिकारों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है? विकल्प ए अनुच्छेद 14 से 18, विकल्प बी अनुच्छेद 14 से 20, विकल्प सी 18 से 22 और विकल्प डी 22 से 26। तो बहुत आसान प्रश्न है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में समानता के सिद्धांत का सामान्य चित्रण है और 15, 16, 17, 18 उसका विशिष्टीकरण है। और इन 5 अनुच्छेदों में ही समानता के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो इसका विकल्प होगा सही विकल्प ए। अब आए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17। कौन सा अनुच्छेद केवल अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षक है? ये प्रश्न देखिए आप ध्यान से इसको। कौन सा अनुच्छेद केवल अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षक है? विकल्प ए अनुच्छेद 29, विकल्प बी अनुच्छेद 30, विकल्प सी दोनों और विकल्प डी दोनों में से कोई नहीं। क्या है प्रश्न? कौन सा अनुच्छेद केवल अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षक है? अनुच्छेद 29 और 30 में क्या क्या लिखा है हम इसको समझ लें तो हम इसका आंसर बहुत आसानी से कर देंगे। अनुच्छेद 29 में लिखा है, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है, उन्हें उस भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। किसको होगा? नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को होगा। अर्थात ये केवल अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षक नहीं है, उसके साथ साथ ये बहुसंख्यकों के हितों का भी संरक्षक है। क्योंकि इस अनुच्छेद की जो भाषा है वो अपने आप में स्पष्ट करती है कि ये केवल अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण नहीं कर रहा है, बहुसंख्यकों के हितों का भी संरक्षण कर रहा है। क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा है कि केवल अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार है। यहाँ है नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में क्या है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अर्थात ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद बी केवल अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कर रहा है और अनुच्छेद 29 वास्तव में अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों के हितों का भी संरक्षण कर रहा है। भले ही इसकी हेडिंग में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण लिखा है, लेकिन आगे जब यह अनुच्छेद पूरा विस्तार लेता है, विस्तार से लिखा गया है, तो वहां क्या लिखा गया है? नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, उन्हें उसे बनाए रखने, संरक्षित का अधिकार है। तो प्रत्येक वर्ग का अर्थ होता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि
कौन सा अनुच्छेद केवल अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षक है? वो है अनुच्छेद 30। ये केवल अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षक है, बहुसंख्यकों का नहीं। अब अगले प्रश्न पे आना है आपको। प्रश्न नंबर 18, किस अनुच्छेद की व्यवस्था के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं? बहुत आसान प्रश्न है। किस अनुच्छेद की व्यवस्था के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं? विकल्प ए अनुच्छेद 74, विकल्प बी अनुच्छेद 75, विकल्प सी अनुच्छेद 78 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या व्यवस्था कर दी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। और 44वें संविधान संशोधन में उसमें थोड़ा सा छूट दी गई, थोड़ा ढील दी गई। ये व्यवस्था की गई कि अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद कोई सलाह दे रही है तो राष्ट्रपति एक बार उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद जब सलाह दी जाएगी मंत्रिपरिषद द्वारा तो उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। इसके साथ ही एक बात और आती है, वो क्या आती है कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में संविधान का अनुच्छेद 74 अनिवार्य है, अर्थात भारत में मंत्रिपरिषद हमेशा बनी रहेगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत में राष्ट्रपति की राय का अर्थ है मंत्रिपरिषद की राय, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि भारत में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य हैं। यह व्यवस्था कर रहा है अनुच्छेद 74। इसका उत्तर होगा विकल्प ए। अब आए अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है और इस समय बहुत ही प्रासंगिक भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये पूछा ही जा सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? विकल्प ए अनुच्छेद 320, विकल्प बी अनुच्छेद 322, विकल्प सी अनुच्छेद 324 और विकल्प डी अनुच्छेद 326। ये प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अब आए अगले प्रश्न पे। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? कौन से आपातकाल? वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? विकल्प है अनुच्छेद 256, विकल्प बी अनुच्छेद 352, विकल्प सी अनुच्छेद 356 और विकल्प डी अनुच्छेद 360। तो इसमें ये पूछा गया है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 360। इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 256 क्या है? इसमें ये प्रावधान है कि जो राज्य हैं वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि संघ की बनाई गई विधियों और उनकी कार्यपालिका शक्ति में कोई व्यवधान न पड़े। अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, अर्थात युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पूरे भारत में या उसके किसी विशेष राज्य क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और अनुच्छेद 326 क्या है? 356 क्या है? सब जानते हैं, राष्ट्रपति शासन। अर्थात अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करके और उस विधानसभा को निलंबित करके या भंग करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। कार्यपालिक शक्तियां स्वयं अपने हाथों में ले सकते हैं और विधायी शक्तियां संसद को दे सकते हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है और 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेना है। अगला प्रश्न कौन सा है? अनुच्छेद प्रश्न नंबर 21। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये भी बहुत आसान प्रश्न है। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? विकल्प ए भाषा से, विकल्प बी अनुसूचित जनजातियों से, विकल्प सी मौलिक अधिकारों से और विकल्प डी नीति निर्देशक तत्वों से। वास्तव में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से है। जब भारत का संविधान बना था तो इसमें 14 भाषाओं को रखा गया था और फिर वर्तमान समय में वो बढ़ते बढ़ते कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए। अब अगले प्रश्न पे आना है।
प्रश्न नंबर 22, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है ए जनता संप्रभु है, विकल्प बी संसदीय शासन व्यवस्था है, विकल्प सी राज्यों का संघ है और विकल्प डी वंशानुगत शासक नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? जहां पर सर्वोच्च पद वंशानुगत ना हो, सर्वोच्च पद जनता के द्वारा चुना जाए या सर्वोच्च पद पर देश का कोई भी नागरिक पहुंच सकता है। तो भारत एक गणतंत्र है, ये इसका अर्थ क्या है कि वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में शासक जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत शासक नहीं है। अब अगले प्रश्न पे आना है। अगला प्रश्न है 23वां नंबर, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा है? विकल्प है व्हीयर, विकल्प बी आइवर जेनिंग्स और विकल्प सी डायसी और विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू। ये आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारत का संविधान इस तरह से लिखा गया है कि उसकी व्याख्या करना या उसको समझना साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। इस कारण भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। अब अगले प्रश्न पे आना है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, यह प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? विकल्प ए कनाडा, विकल्प बी यूएसए, विकल्प सी ब्रिटेन और विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। वास्तव में भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था जो ली है वो कनाडा से ली है। अर्थात कनाडा में जिस प्रकार की संघात्मक शासन व्यवस्था है उसी तरह की भारत में भी है। और उसमें क्या क्या प्रावधान है कि राज्यों में जो राज्यपाल होंगे वे जनता द्वारा नहीं चुने जाएंगे, बल्कि वे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो यह प्रावधान लिया है हमने कनाडा से। अब अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, और ये आपके टीजीटी में थिंकर के पोर्शन से है। अभी तक कई प्रश्न आपने ऐसे किए जो संविधान के पोर्शन से थे, ये थिंकर से है। गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? विकल्प ए प्लेटो, विकल्प बी अरस्तु, विकल्प सी हॉब्स और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। वास्तव में गुफा और परछाइयों का विचार जो है वो प्लेटो से संबंधित है। प्लेटो के अतिरिक्त अगर आपसे कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए और प्लेटो ना रहे तो इसका संबंध ग्लांकन और सुकरात से भी है। ग्लांकन और सुकरात से भी है। ग्लांकन और सुकरात से कैसे है? सुकरात ने ग्लांकन को गुफा और परछाइयों के उदाहरण के द्वारा जो व्यवस्था हुआ है और आत्मा परमात्मा के संबंध है और मनुष्य का जो ज्ञान है इसके बारे में बताया था। किसने बताया था? सुकरात ने बताया था। किसे बताया? ग्लांकन को। और इसका वर्णन किसने किया है अपने ग्रंथ में? प्लेटो ने किया है। अर्थात यहाँ पर ग्लांकन और सुकरात विकल्प नहीं है, यहाँ पे इनमें से केवल प्लेटो है। प्लेटो ने इसका वर्णन किया है गुफा और परछाइयों का। तो इस तरह से इसका आंसर सही होगा विकल्प ए प्लेटो। तो इस तरह ये 25 क्वेश्चन हमने कर लिए और इन 25 प्रश्नों के प्रैक्टिस के द्वारा हम अपनी तैयारी को पूरा दोहरा रहे हैं और बहुत से नए प्रश्न भी आपको मिल रहे हैं और इन प्रश्नों की व्याख्या से कुछ और नए नए प्रश्न और तथ्य आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरह अगले प्रैक्टिस सेट 7 में भी हम आगे 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इसको शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।